नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका 25 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स में। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र डाल लेते हैं अपन। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स संगठन से अल्प विकसित और विकासशील देशों की आवाज बनने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स अफ्रीका लोक संपर्क और ब्रिक्स प्लस संवाद में भाग लिया। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 7,800 करोड़ रुपए की प्रस्तावना को मंजूरी दी है। दोस्तों, 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अल्लू अर्जुन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। आलिया भट्ट, कृति सेनन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। अगली खबर रहेगी दोस्तों हमारी, चीन ने जापान से समुद्री आहार के सभी आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। वीडियो में देखेंगे ऐसा क्यों किया गया है। भारत के आर प्रज्ञानंद को फिडे शतरंज विश्व कप फाइनल में रजत पदक से दोस्तों संतोष करना पड़ा है। तो बिना देरी किए सबसे पहले अपन शुरू करते हैं पहली खबर से। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स संगठन से अल्प विकसित और विकासशील देशों की आवाज बनने का आह्वान किया है। मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स संपर्क और ब्रिक्स प्लस संवाद में भाग लिया। इनमें ब्रिक्स तथा अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के आमंत्रित देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया था। दोस्तों, यहाँ पे श्री मोदी ने ब्रिक्स संगठन से अल्प विकसित और विकासशील देशों की आवाज बनने का आह्वान किया है। उन्होंने अफ्रीका के साथ भारत की भागीदारी का उल्लेख किया है और एजेंडा 2063 के अंतर्गत अफ्रीका की विकास यात्रा में समर्थन देने और भारत के संकल्प की पुष्टि की है। मोदी ने कहा कि भारत अफ्रीका के साथ संबंधों को उच्च प्राथमिकता दी है। भारत ने अफ्रीका में 16 नए दूतावास खोले हैं। दोस्तों, 16 नए दूतावास खोले। आज भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और इस क्षेत्र में 5वां सबसे बड़ा निवेशक है। दोस्तों, तो ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कही है। ब्रिक्स से रिलेटेड दोस्तों आज चर्चा में ब्रिक्स समूह ज्यादा रहा है, तो आज इसकी हम पूरी डिटेल देखेंगे इन 2-3 खबरों में। ब्रिक्स समूह में नए सदस्यों के रूप में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान सहित 6 नए देशों का आमंत्रण किया गया है। दोस्तों, 5 ऑलरेडी देश थे दोस्तों इसमें, आगे बताने वाला हूँ कौन है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और अब 6 नए हो गए और टोटल अब इसमें 11 सदस्य हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि शिखर सम्मेलन में अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स को पूर्ण सदस्य बनाने पर सहमति हुई है। इस इनकी सदस्यता जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। दोस्तों, जो जनवरी 2024 से अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्रिक्स में कितने सदस्य देश हैं, तो आपको इन सभी के नाम याद रखने हैं और 11 सदस्य देश हो जाएंगे, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी थे ही सही और अब 6 नए आ गए हैं। तो अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इन सबका नाम आप याद रखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स अब न्यूज में है, तो आने वाली परीक्षाओं में इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर बनेंगे। दोस्तों, तो ब्रिक्स उभरती राष्ट्र व्यवस्थाओं का एक संघ शीर्षक है। इस घटक में राष्ट्र में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। दोस्तों, इन्हीं देशों के अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षरों पर ब्रिक्स का निर्माण हुआ है। दोस्तों, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसके 5 सदस्य देश अभी वर्तमान में है। दोस्तों, कौन कौन से नाम आप यहाँ पे देख ही सकते हैं जो ब्रिक्स से स्टार्ट हो रहे हैं। 5 सदस्य देश हैं। मूलतः इसमें 4 थे, परंतु 2000 इसकी स्थापना 2009 में हुई थी दोस्तों, जब 4 थे, परंतु 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किए जाने से पहले किया गया है। इससे पहले इसे ब्रिक नाम से आना था, एस नहीं था दोस्तों साउथ अफ्रीका का, तो ब्रिक नाम से आना जाता था। दोस्तों, रूस को छोड़कर ब्रिक्स के सभी सदस्य विकासशील या नव औद्योगिकृत देश है जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। और दोस्तों, वर्ष 2011 तक ब्रिक्स राष्ट्र दुनिया की 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, मतलब 42% इसमें आबादी है। दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ 2011 नहीं 2019 आएगा, है ना।
आगे बढ़ते हैं, कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट हमें खबर दिखती है तो इसे R5 नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, आप एग्जामों में पूछा जा सकता है, क्योंकि इन देशों की पांचों की मुद्रा आर से शुरू होती है। जैसे भारत की रुपया है, चाइना की रेनबिंबी, रशिया की रूबल, इस प्रकार से दोस्तों आर से शुरू होती है, इसलिए इसे R5 नाम से जाना जाता है। चौथा 14वां ब्रिक्स सम्मेलन दोस्तों, 14 जिसे कहेंगे हम, इससे पहले वाला चीन में हुआ था और उससे पहले वाला 13 भारत में हुआ था। और अगस्त 2023 में 15वां शिखर सम्मेलन हो रहा है और 6 नए सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। मैं आपको नाम बता चुका हूँ, ईरान, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथोपिया, ये नए सदस्य हैं दोस्तों। तो ये ब्रिक्स से रिलेटेड दोस्तों खबरें हैं, आप मैप पे से देख सकते हैं, ये ब्रिक्स का फुल फॉर्म है पूरा। यहाँ पे आ जाता है ब्राजील, ये अपना साउथ अफ्रीका, ये भारत, ये चाइना और ये रसिया। अब इसमें कुछ देश और ऐड होंगे दोस्तों, यहाँ से अर्जेंटीना आएगा, इधर से ईरान आएगा, यूएई आएगा, सऊदी अरब आएगा, इधर से इथोपिया और ये सारे देश जो अफ्रीकन कंट्रीज है, मिस्र वगैरह, ये सब आएंगे दोस्तों। तो ये मैप में जनवरी 2024 से चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इथोपिया के प्रधानमंत्री अभी अहमद अली के साथ सार्थक बैठक की। दोस्तों आप में यहाँ से इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि आपको अभी अहमद अली का नाम याद होना चाहिए। भारत इथोपिया संबंध में बल देते हुए नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आज इथोपिया के प्रधानमंत्री से साथ बैठक की। श्री मोदी ने ब्रिक्स की सदस्य मिलने पर इथोपिया के प्रधानमंत्री को बधाई दी। श्री अली ने ब्रिक्स परिवार में इथोपिया को शामिल होने के भारत के समर्थन की सराहना की और अली ने चंद्रयान 3 के मिशन पर सफलता पर मोदी को बधाई दी है, नरेंद्र मोदी जी को। इथोपिया और अल्प विकसित विकासशील देशों के लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद बागची ने कहा है कि ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे टाइम वेस्ट करने वाली बात है। 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा, आर माधवन की निर्देशित रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित की गई दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मैंने बता दी है। कौन से पुरस्कार है? 69 फिल्म पुरस्कार है। नई दिल्ली में पुरस्कारों की घोषणा करते हुए फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष केतन मेहता, इतना इंपोर्टेंट नाम नहीं है, कि ने बताया कि आर माधवन निर्देशित रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। आर माधवन ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है। और दोस्तों अब नेक्स्ट यहाँ से सुनना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार चुना गया है। रॉकी द नॉम्बी इफेक्ट सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइस के लिए। और आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है दोस्तों। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन, ये 2-3 नाम है दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेंगे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 2 अभिनेत्रियों को दिया है संयुक्त रूप से। आगे और डिटेल देख लेते हैं इसकी। पल्लवी जोशी को फिल्म कश्मीर फाइल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता घोषित किया है। तो ये अगर क्वेश्चन टफ बनाने की इच्छा हो एग्जामिनर की तो वो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और अभिनेता का पूछ सकता है। स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार आरआर ने जीता है। विवेक अग्निहोत्री निर्देशित कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि कश्मीर फाइल्स हाल ही में मतलब अधिकतर बार चर्चा में रहती। किसके द्वारा निर्देशित की गई है? विवेक अग्निहोत्री के द्वारा। गेर फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष वसंत एसाई ने सृष्टि लखेरा द्वारा निर्देशित एक गांव को सर्वश्रेष्ठ गेर फीचर फिल्म चुने जाने की घोषणा की है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये थोड़े मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ी सी निराशाजनक खबर है पर हम आर प्रज्ञानंद के प्रदर्शन से खुश है। शतरंज विश्व कप के फाइनल में आर प्रज्ञानंद को रजत पदक से संतोष करना पड़ा है दोस्तों। कोई बात नहीं, हम अगली बार फिर इसमें अपना आज बेहतर प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक लेकर आएंगे। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने बाकू अजरबैजान में आयोजित फीडे शतरंज विश्व कप के फाइनल में दमदार प्रदर्शन करते हुए दोस्तों रजत पदक अपने नाम किया है।
आज खेले गए टाई ब्रेकर में पूर्व विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को प्रज्ञानंद को 1-0 से हराया। आर प्रज्ञानंद विश्व कप के फाइनल खेलने वाले विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे सबसे युवा उम्मीदवार है। दोस्तों मैं बता दूं कि आर प्रज्ञानंद बस सिर्फ 18 साल के हैं दोस्तों। जब 2004 में ये जो कार्लसन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ग्रैंड मास्टर बन गए थे, उसके 1 साल बाद ये व्यक्ति पैदा हुआ है दोस्तों। तो मतलब इतनी उम्र कम है इनसे इनकी, फिर भी इन्होंने अच्छी टक्कर दी कार्लसन को। और 3 दिन तक लगातार मैच चला दोस्तों, 2 बार ड्रॉ हो चुका था, ये तीसरी बार में आज रिजल्ट निकल के आया है। ग्रैंड मास्टर को जीत की बधाई देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फिडे चित्रण विश्व कप में आर प्रज्ञानंद ने उल्लेखनीय प्रदर्शन कर देश को गर्व है। कहा कि प्रज्ञानंद ने फाइनल में असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आर प्रज्ञानंद को फिडे विश्व कप में उप विजेता बनकर नया कीर्तिमान स्थापित करने पर बधाई दी है दोस्तों। तो खेल मंत्री का नाम याद रखिएगा आप, और आर प्रज्ञानंद का नाम याद रखिएगा। रजत पदक जीता है फिडे शतरंज विश्व कप में। कहाँ आयोजित हुई थी? तो अजरबैजान के बाकू में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से खबर आ रही है। ई प्रशासन पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। 2 दिन के इस सम्मेलन में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने सम्मेलन का उद्घाटन किया दोस्तों। तो इनका मंत्रालय भी आप यहाँ से याद रख लीजिएगा कि उद्यम तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी है, मतलब एमएसएमई मंत्री शॉर्ट में बोलूँ तो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। ई प्रशासन का 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? इंदौर में। इंदौर की बात आए और एक और खबर ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और वो भी स्वच्छता से रिलेटेड। तो गौरव का एक और पल इंदौर वासियों के लिए दोस्तों। स्वच्छ सर्वेक्षण, वायु सर्वेक्षण में भी इंदौर हुआ दोस्तों। स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें हम दोस्तों, तो इंदौर 6 से 7 बार तो दोस्तों प्रथम स्थान पर आया है, परंतु वायु सर्वेक्षण में भी अब इंदौर नंबर 1 है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम 5 पुरस्कारों में 2 पुरस्कार मध्य प्रदेश ने प्राप्त किए हैं। सर्वेक्षण में इंदौर प्रथम, भोपाल 5वें, जबलपुर 13वें और ग्वालियर 41वें स्थान पर प्राप्त किया है दोस्तों। आपको ये नाम याद रखना है, मध्य प्रदेश के एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में प्रथम स्थान इंदौर ने। भोपाल की, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की क्या रैंक रही? तो 5वीं, जबलपुर 13, ग्वालियर 41। तो टॉप 50 में बात करें अपन तो 4 शहर है, टॉप 10 में 2 शहर है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से एक और खबर निकल के आ रही है दोस्तों। पांडुना प्रदेश का 55वां जिला बनेगा, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की है। पांडुना, सौसर और नांदनवाड़ी को मिलाकर बनाया जाएगा जिला। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा जिले के जाम सांवली हनुमान मंदिर से की घोषणा। और इसके अलावा दोस्तों छिंदवाड़ा के जाम सांवली हनुमान मंदिर में श्री हनुमान लोक का निर्माण किया जाएगा। प्रथम चरण में 26.50 एकड़ और 35 करोड़ रुपए से विकसित होगा श्री हनुमान लोक। मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान ने विधि विधान से किया भूमि पूजन दोस्तों इसका। तो ये थी दोस्तों 55वां जिला। 53वां जिला अपना बनी चुका है। मऊगंज रीवा से अलग करके बनाया गया है। कौन कौन सी तहसील है दोस्तों उसमें? मऊगंज, नईगढ़ी, हनुमना और देवतला, ये तहसीलें हैं दोस्तों उसमें। 53वां जिला बना है। 54वें जिले में अभी नागदा का भी सुनने में आया था, और एक और कौन सा पोहाछार करके कुछ जिला है, वो बन जाएगा, तब अभी घोषणाएं हुई है। जैसे 53 जिले तो बन चुके हैं। तो 53वां जिला अपना कब बना था? ये 13 अगस्त 2023 को, ये याद रखें, क्योंकि अधिसूचना दोस्तों 13 अगस्त 2023 को जारी की गई थी। 15 अगस्त 2023 को वहां से उसके झंडा वंदन किया गया नए जिले। कुछ और खबरें हैं दोस्तों जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, और मतलब जो सांस्कृतिक अभ्युदय हो रहा है उसमें मतलब बहुत सारे ऐसे महाकाल लोक का सुनने में आता है लोगों पर, बहुत सारे ऐसे लोगों की घोषणा हो चुकी है, आइए इसमें हम देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश की संस्कृति संरक्षण में और संवर्धन का संकल्प लिया है। सबसे पहली बात दोस्तों, ओमकारेश्वर में 2200 करोड़ रुपए की लागत से एकात्मक धाम का हो रहा निर्माण।
एकात्मक धाम में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा होगी दोस्तों। ओमकारेश्वर में यह किया जा रहा है। ओमकारेश्वर में एक ज्योतिर्लिंग भी है, एक ओमकारेश्वर में, एक उज्जैन में, ये ध्यान रखिएगा। सागर जिले के बड़तुम्मा में 100 करोड़ की लागत से बनेगा संत रविदास जी का महान भव्य स्मारक एवं संग्रहालय। तो ये दोस्तों यहाँ ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य और सागर में संत रविदास जी का महान भव्य स्मारक बनेगा दोस्तों। इसके अलावा और भी कुछ खबरें हैं दोस्तों, वो देख लेते हैं। उज्जैन के महाकाल लोक के प्रथम चरण का लोकार्पण, दूसरे चरण का कार्य तेजी से चल रहा है दोस्तों। इसी तर्ज पर आकार लेंगे 9 और सांस्कृतिक लोक दोस्तों। मतलब महाकाल लोक तो है ही, इसके अलावा भी 9 और है, और 10वां हनुमान लोक की भी घोषणा कर दी गई है। तो इसके बाद है ओरछा में राम राजा लोक, चित्रकूट में वनवासी राम लोक, सलकनपुर में देवी महालोक जो शारदा देवी का मंदिर है दोस्तों वहाँ पे, महेश्वर में अहिल्या लोक, जानापाव में परशुराम लोक, दतिया में पीताम्बरा माई महालोक, जाम समाली में हनुमान लोक, भोपाल में महाराणा प्रताप लोक, पन्ना में जुगल किशोर सरकार लोक, अमरकंटक में माँ नर्मदा महालोक, और आगर मालवा में बाबा वैद्यनाथ लोक। तो इतने लोक बनेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो आप ध्यान रखिएगा इन सब के, ये ध्यान रखिएगा कि ये किन किन जिलों में पड़ते हैं दोस्तों। ओरछा जैसे आता है निवाड़ी जिलों में, चित्रकूट वनवासी राम लोक सतना जिले में आता है। तो ऐसे जिले जैसे उज्जैन अपना महाकाल लोक उज्जैन जिले में आता है, भोपाल में महाराणा प्रताप लोक की बात करिए, जो जाम शामली की बात करिए हनुमान लोक है छिंदवाड़ा जिले में आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर मालवा में वैजनाथ लोक की बात करिए, तो यह सब दोस्तों आते हैं किन किन जिलों में, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभिनेत्री सीमा देव का 83 साल की उम्र में निधन हो चुका है। जानी मानी अभिनेत्री सीमा देव का निधन हो गया है। उन्होंने आनंद, कोशिश और कोरा कागज जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। सीमा देव मराठी सिनेमा की भी सशक्त अभिनेत्री थी। उन्होंने अपने करियर में 80 लाख से अधिक फिल्मों पर काम किया। उन्हें 2021 में अंतिम बार मराठी फिल्म जीवन संध्या में देखा गया था। सीमा देव का अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाए। ये आपकी स्क्रीन पे है, ये इमेज देख सकते हैं दोस्तों। आपसे 2-3 क्वेश्चन ये बन सकते हैं ये अभी इस मतलब आने वाली जो परीक्षा है कि सीमा देव का संबंध किस क्षेत्र से है, पत्रकारिता, खेल या राजनीति। तो अभिनेत्री थी, ये ध्यान रखिएगा, मराठी फिल्मों से ये आती है। एक और खबर है दोस्तों, एमपीपीएससी को ऐसी खबर पूछने की आदत है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। रूस की सेना के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने वाले वेगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने एक विमान दुर्घटना में मारे जाने की खबर है। मतलब प्रिगोजिन की दोस्तों यहाँ पे हत्या हो गई। अभी आपको पता ही होगा दोस्तों, मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। एक तरफ है यूक्रेन और रसिया, इन दोनों के बीच में वार चल रहा है, ये तो सबको पता है। पर इस बीच में रसिया का एक आर्मी जनरल रसिया के खिलाफ ही बगावत कर देता है आज से कुछ महीनों पहले, और आर्मी लेके आ जाता है। तो इससे रशिया की जो इंटीग्रिटी है और व्लादिमीर पुतिन जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी नेता है, उनको इसकी बहुत ठेस पहुंची। तो उन्होंने शायद यही, ये दुर्घटना उसी का असर है। तो प्रिगोजिन उनका नाम था, वेगनर ग्रुप से संबंधित थे ये, और ये बेलारूस वगैरह में अभी रह रहे थे, पर पता नहीं कैसे इनकी विमान दुर्घटना में खबर होती। रूस के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार कल मॉस्को में उत्तरी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में सवार 10 यात्रियों में प्रिगोजिन भी शामिल थे। मतलब एक व्यक्ति के लिए 10 व्यक्तियों की बलि दी गई है। मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे विमान क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चालक दल के 3 सदस्यों सहित सभी यात्रियों की मृत्यु हो गई है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अगली खबर है दोस्तों, चीन ने जापान से समुद्री आहार के सभी आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। चीन के सीमा शुल्क अधिकारियों ने घोषणा की कि उसने जापान के समुद्री भोजन और सभी आयात को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी द्वारा आज दोपहर बाद फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र से उपचारित और विरल जल प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू करने के बाद चीन ने यह फैसला किया है। ये कारण है दोस्तों इसका। अधिकारियों ने कहा है कि इसका उद्देश्य रेडियोधर्मी पानी के निकलने से दूषित भोजन के खतरे को खत्म करना और खाद्य पदार्थ तथा
चीन के लोगों को स्वास्थ्य की रक्षा करना है। इस प्रतिबंध से जापान के मछली पकड़ने और उद्योग पर बड़ा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इससे द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट आ सकती है। तो आई होप दोस्तों, धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए और कमेंट करना ना भूलें आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।